हेलो स्टूडेंट्स, होनहार माइंड्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो होगा ये। इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर आपको क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका पिछले वीडियो का। ये क्वेश्चन दिया था मैंने एक आप लोगों को बनाने के लिए कि अगर कोई एक काल्पनिक ग्रह है जिसका कि द्रव्यमान जो है पृथ्वी की द्रव्यमान का आधा है और साथ में उसका जो त्रिज्या है उस काल्पनिक पिंड का वो भी क्या है तो आधा है। तो हम लोग को क्या पता करना है कि अगर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो ऐसा है आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस किया होगा। अगर आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था तो आप यहाँ पर भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद इसका आंसर दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन में। तो आपको याद होगा फार्मूला क्या होता है। फार्मूला तो जी बराबर जी यहाँ पर क्या है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है Gm/r²। यहाँ पर m मास है पृथ्वी का और ये जो r है वो त्रिज्या है पृथ्वी का। और जो दूसरा ग्रह है उसका मान लेते हैं जो त्वरण होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो आपका g, और इसका क्या है उसका द्रव्यमान क्या है तो आधा है। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान का हाफ है। तो यहाँ पर m की जगह पर हम लोग लिखेंगे m/2 डिवाइड बाय उसके बाद इसका त्रिज्या जो है वो भी क्या है तो आधी है। तो त्रिज्या को भी हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर आधी कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा Gm, ये टू आ जाएगा नीचे में और यहाँ जो r/2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो r²/4 मिलेगा और 4 चला जाएगा ऊपर और r² आ जाएगा नीचे। तो इंटू 4/r²। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 2 से 4 दो बार में कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 2Gm/r²। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर g के कारण क्या था त्वरण Gm/r² और ये इसका जस्ट दोगुना है। ठीक है, इसको आप लिख भी चाहे लिख सकते हैं 2 × g, क्योंकि इसका मान जो है वो g के बराबर है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा D, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग जो फिर से हम लोग आज 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से कि 10th नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहता है जिसको कि आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना होता है वीडियो के अंत में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का वो है उत्तल लेंस की फोकस लंबाई हम लोग को दिया गया है 50 सेंटीमीटर और हम लोग को इसका जो शक्ति लेंस की कितनी है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, जो पावर होता है 1/f होता है। ठीक है, फोकस के फोकल लेंथ के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। P का मान कितना आ जाएगा, F का मान हम लोग को दिया हुआ है 1/50। तो यहाँ पर एक ही आपको ध्यान रखना है कि F जो है वो मीटर में होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो 100 से डिवाइड कर लेंगे तो ये सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा मीटर में। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.05। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे F का वैल्यू 0.05 मीटर में, तो पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर में 2 0 आएगा। ठीक है, और इसको 50 से 2 बार में कट कर लेंगे तो P आ गया पावर हमारा 2D। D का मतलब यहाँ पर क्या हो गया डायोप्टर। ठीक है, शक्ति का मात्रक जो है डायोप्टर होता है लेंस की शक्ति का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और फोकस का जो है लेंथ उसका मात्रक भी मीटर होता है, साथ में अगर त्रिज्या दिया जाता है उसका भी मात्रक जो है SI यूनिट मीटर ही होता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर यहाँ पर आपको कोई नोट्स बनाना है तो ये बना सकते हैं। साथ ही एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं कि फोकल जो उत्तल लेंस होता है इसका फोकस होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसका जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि अगर अवतल लेंस रहता उसका फोकस जो है वो निगेटिव होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से
2 कूलम का आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं कि 2 कूलम का चार्ज किसी भी कंडक्टर से का क्लोज लूप से प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग को बताना है कि इसमें उत्पन्न करंट कितना हो। ठीक है, तो विद्युत धारा कितनी होगी ये हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन दिया है 1/2 एम्पियर, 1/4 एम्पियर, 2 एम्पियर या 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप लोगों ने दे दिया होगा मैं बनाने से पहले ही। तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, करंट बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। तो यहाँ पर Q का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो 2 कूलम चार्ज क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो 2 कूलम और टाइम कितना है, तो 1 सेकेंड। ठीक है, तो 2 कूलम पर सेकेंड। और इसका मात्रक क्या होता है आई का, तो आपको पता होगा इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी। ठीक है, आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम से शायद इसका इनका फुल फॉर्म नाम था, एक वैज्ञानिक थे और उन्हीं के नाम से ये पढ़ा हुआ है। इसका जो एसआई यूनिट है एम्पियर है करंट का। ठीक है, तो इसका 2 एसआई यूनिट हो गया, एक तो कूलम पर सेकेंड और दूसरा एम्पियर होता है करंट का। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो दिया हुआ है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से गतिशील है और उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो कैपिटल K दिया हुआ है। तो अब क्या किया गया कि उसका वेग को कर दिया गया 2 गुना। ठीक है, तो वेग को जब 2 गुना कर दिया गया तो कहता है उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस दिया हुआ है 4K, K/4, 2K और K/2। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, K बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है सॉरी, यहाँ पर जो दिया हुआ है K = 1/2 mv²। और इसका जो है वेग को कर रहा है 2 गुना। तो K डैश अगर हम लिखना चाहें, जो नया K गतिज ऊर्जा होगा उसको K डैश अगर माने तो 1/2 m में कोई चेंज आ नहीं रहा, तो एज इट इज़ रहने देंगे। और इस v की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2v। ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो हम लोग को मिलेगा 1/2 m और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और v का स्क्वायर तो v² ही रहेगा, तो 4v²। तो आपको दिख रहा होगा कि 4 जो है एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, इसमें 4 नहीं है और इसमें 4 है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4 × 1/2 mv²। होपफुली आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ 4 लिखा हुआ, ये 4 को मैंने आगे ले लिया और हाफ mv² लिख दिया। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 × हाफ mv² जो है वो K के बराबर है, 4K। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 4K हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर कहा जाता कि इसका द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, या वेग को 3 गुना कर दिया जाए, तो इसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाता, तो 3 का स्क्वायर गुना हो जाता, मतलब कि 9 गुना हो जाता। अगर इस क्वेश्चन में कहता कि इसका वेग और द्रव्यमान दोनों को अगर हम लोग को 2 गुना कर दे तो जो है गतिज ऊर्जा में क्या अंतर आएगा। तो अगर वेग को 2 गुना कर देंगे हम लोग, तो अभी है m, तो बाद में हो जाएगा 2m, फिर इसको भी 2 गुना कर देंगे तो यहाँ 2 गुना करने के बाद ये क्या होता है, स्क्वायर गुना हो जाता है, चूँकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4v²। तो कितना गुना हो जाएगा फाइनली, तो 8 गुना हो जाएगा। तो इस पर बेस्ड किसी भी तरह क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा जाता रहा है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, दैट इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 21 न्यूटन के बल को यदि एक वस्तु जिसका कि द्रव्यमान 3 kg है उस पर लगाया जाता है तो उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो आपको न्यूटन का द्वितीय गति नियम याद होगा ही, जिससे कि हम लोग को बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो वो क्या है, F = ma। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि F कितना है, फोर्स। तो फोर्स है हम लोग का 21 न्यूटन और जो मास है वो है 3 kg। ठीक है, 3 kg और A निकालना है, तो A को एज इट इज़ रहने दिए हम लोग। तो 3 इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, तो 3 से 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो A का मान कितना हो जाएगा, 7 मीटर/सेकेंड²। चूँकि आपको पता होगा कि त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो मीटर/सेकेंड², तो मीटर/सेकेंड में आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्रतिरोध R जो है
किसी प्रतिरोधक में जिसमें कि करंट I को बनाए रखता है और उसका विभवांतर भी है, तो हम लोग को निकालना है कि t समय में उसमें कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो आपको इसका एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा ही, इसको तो आपको डायरेक्ट टिक मार देना है। क्या होता है, तो E = VIT, ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसमें अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि जो आपका एनर्जी है उसका SI मात्रक जूल होता है, ठीक है, साथ ही साथ कार्य जो है उसका भी SI मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है, ऊर्जा और कार्य दोनों का SI मात्रक जूल होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव है जो कि लहरों से हिल रही है, ठीक है, तो जिसके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है तथा उनका जो वेग है, ऊपरी सिरों का वेग, वो 25 मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग को निकालना है कि नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक नाव है जिसके कारण क्या हो रहा है, ये तरंगों से हिल रही है, ठीक है, इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया क्या क्या है, तो इसका वेग दे दिया है आपको, इसका वेलोसिटी कितना है, तो ये है आपका 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसका दो जो तरंग का ऊपरी सिरा है यहाँ से यहाँ, इसकी लंबाई दे दी गई है, ये कितनी है, तो 100 मीटर दी गई है, ठीक है, 100 मीटर। और इसको तरंग जो ऊपरी सिरों की जो लंबाई होती है इसको हम लोग क्या जानते हैं, इसको जानते हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य के नाम से, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। और हम लोग को निकालना है आवृत्ति, दैट इज न्यू। आवृत्ति होता क्या है, तो कोई भी कण 1 सेकेंड में कितना बार ये कंपन कर रहा है, ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है, तो 1 सेकेंड में ये कितना बार कर रहा है, वही होता है इसकी आवृत्ति, जिसको कि हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, V = न्यू इंटू लैम्डा, मतलब क्या हो गया, तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर तरंग का वेग हम लोग को पता है 25 और न्यू तो हम लोग को निकालना ही है, भी ऐसा होता है कुछ न्यू और थोड़ा सा तिरछा। और एक चीज़ दिया हुआ है हम लोग को, लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है, 100। तो यहाँ से हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 चौके 100, ये 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो न्यू बराबर हो जाएगा 1/4, और 1/4 को हम लोग चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.25, ठीक है। और आवृत्ति का जो SI यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगर आपको ये वीडियो सॉल्यूशन जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से लाइक के काले बटन को आप ब्लू बना दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 7th नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसका कि त्रिज्या हम लोग को 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम लोग को उसका फोकस लंबाई कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है थोड़ा सा गलती करते हैं, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। अगर कोई आप अवतल दर्पण मान लेते हैं कि हम लोग कोई बनाएं, ठीक है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है, और अगर इसको हम लोग बनाते हैं, ये इसका मान लेते हैं C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है इसका फोकस, ठीक है। तो इसका दिया गया है कि जो त्रिज्या है उसका लंबाई 30 है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है, तो 30 है, ठीक है। तो इसका फोकस आपको दिख ही रहा होगा, जस्ट उसका हाफ होता है, तो 15 आप वैसे भी याद कर सकते हैं, या फार्मूला भी आपको याद होगा, F बराबर क्या होता है, R/2, तो यहाँ से 30/2 15। तो जैसे ही आपका 15 आता है एग्जाम में आप झट से ऑप्शन मार देते हैं 15, ठीक है, लेकिन ये आंसर जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। +15 यहाँ पर आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका -15 होगा। क्यों होगा वो भी देखते हैं हम लोग। आपको याद होगा कार्तीय तल, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आप लोगों ने क्लास 9-10 के आसपास पढ़ा होगा। तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हम लोग मेज़र करते हैं, इधर जो रहता है राइट साइड उसको हम लोग लिखते हैं +1 2 3 4, और जो लेफ्ट साइड रहता है उसमें लिखते हैं हम लोग -1 -2 -3, और यहाँ आता है 0। मतलब कि 0 को अगर हम लोग राइट साइड मेज़र करते हैं तो वो पॉजिटिव मेज़र आता है, और 0 को लेफ्ट साइड मेज़र करते हैं तो निगेटिव, ठीक है। राइट में
पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट की ओर जाएंगे तो निगेटिव। तो यहाँ पर अगर ये हमारा हो गया आपका, अगर मान ले सेंटर, तो इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इधर जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग मेजर कर रहे हैं इसको। तो ये जो लंबाई हो गया किस साइड आया, लेफ्ट में आया। तो लेफ्ट में आने के कारण क्या हो गया, आपका फोकस का लंबाई वो निगेटिव होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ना कि +15। इसका आंसर होगा -15। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़ते ही इसका आंसर दे पाएंगे। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार के कितना होता है, ठीक है। तो बताना है कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का कुछ भार है तो चंद्रमा पर जाकर उसका भार क्या हो जाएगा, पृथ्वी का भार का कितना गुना हो जाएगा। तो आपको पता है कि पृथ्वी पर अगर कोई आदमी 60 kg का है तो वो चंद्रमा पर जाकर कुछ हल्का हो जाता है। कितना हल्का होता है, तो 1/6। मतलब कि अगर यहाँ 60 kg के हम हैं तो जब हम लोग चंद्रमा पर जाएंगे हम तो हो जाएंगे 10 kg के, ठीक है। तो कितना हो जाता है, तो 1/6 हो जाता है, ठीक है। और वही अगर चंद्रमा पर देगा, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका चंद्रमा पर भार 20 kg है और उसका भार हम मेजर करेंगे पृथ्वी पर, तो उसका 6 गुना आप कर लीजिए, तो 20 × 6 हो जाएगा आपका 120 kg उसका भार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मोटा आदमी हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले 9th, जो कि आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, उस पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि कार्य शून्य होगा, ठीक है, तो उस स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाला बल उसके बीच क्या कोण बनेगा। तो आपको कार्य का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है कार्य का फॉर्मूला, W = F s cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर फोर्स, F का मतलब क्या है, फोर्स बल, S का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन, और थीटा जो है F और S के बीच का कोण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में, इसका मतलब क्या है, W जो क्या है 0 है, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, तो इसका अगर कार्य शून्य हो रहा है तो इसका मतलब थीटा निश्चित रूप से क्या होगा, cos थीटा 0 रहा होगा, ठीक है। इसमें 3 तरीका से 0 हो सकता है, ठीक है। कोई भी कार्य शून्य कब कब हो सकता है, पहला तरीका, या तो फोर्स ही हम अप्लाई ना करें, कार्य 0 होगा, सिंपली फोर्स 0, तो जो है कार्य जो है वर्क 0 आएगा, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, ठीक है, यहाँ से वहाँ गए वहाँ से ही आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मेरा वर्क क्या होगा, 0 होगा। और जो थर्ड कंडीशन है कि cos थीटा 0 हो जाए, ठीक है, इस कंडीशन में भी हमारा जो कार्य होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसी थर्ड कंडीशन का यहाँ पर अप्लाई करेंगे और थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री टेबल अगर आप लोग को याद है तो cos थीटा बराबर 0 किस पे होता है, तो आपको पता है कि थीटा का मान जो है 90 डिग्री पर 0 होता है, ठीक। तो ऑप्शन सी में हमारा 90 डिग्री है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी 90 डिग्री। अगर दोनों के कोण जो ये लगा रहे हैं बल, और ये मान लेते हैं कि इधर हम लगाए बल और इधर हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो गया, आपका जो वर्क होगा वो 0 होगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। तो पहला ऑप्शन है 6 × 10⁻²4, दूसरा है 6 × 10⁻24, तीसरा है 6 × 10⁻23 और लास्ट ऑप्शन है 6 × 10⁻23। तो आपको ये वीडियो सेशन कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ जो NTPC की चल रही है, जीके की, मैथ्स की, एज वेल एज आपकी ये फिजिक्स न्यूमेरिकल की जो चल रही है सीरीज़, ये आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपना मंतव्य रखें। और किसी तरह का सुझाव है तो वो सादर आमंत्रित है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक यूँ ही मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए होनहार माइंड्स।